हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज हम बात कर रहे हैं LLB फर्स्ट ईयर। सैम है हमारा सेकंड। LLB फर्स्ट ईयर सेकंड सैम। और हमारा जो एक्ट है, यानी जो हमारा एक्ट है जिसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं, एक्ट भी बोल देते हैं, वो है हमारा हिंदू लॉ। हिंदू लॉ जिसे आधुनिक हिंदू विधि बोलते हैं, हिंदू विधि बोलते हैं। और जिसका पेपर कोड है 203। कहीं पे ये लिखा जाएगा, कहीं पे लिखा आएगा 2003, ये लिखा आ जाएगा। अब से पहली वाली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि पति या पत्नी किस आधार पर एक दूसरे से तलाक ले सकते हैं, डाइवोर्स ले सकते हैं, कौन से ग्राउंड्स होते हैं जिन पर डाइवोर्स पक्का हो जाता है। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में मैं आज आपको बताऊंगा कि वे कौन से आधार होते हैं जिनके आधार पर पत्नी अपने पति से तलाक ले सकती है। केवल सिर्फ यह अधिकार पत्नी को होते हैं। ये अधिकार जो है केवल पत्नी को होते हैं। पति इनको नहीं यूज कर सकता है, इनका इस्तेमाल नहीं कर सकता है। ये है सिर्फ पत्नी के लिए होते हैं। तो मैं अब से पहले वाली वीडियो में बता चुका था और इस एक बार फिर से बता रहा हूं। मैंने एक ही क्वेश्चन को 3 जगह डिवाइड करने के लिए इसलिए सोचा है क्योंकि तीनों का जो आंसर है थोड़ा अलग अलग है, तो इसलिए कोई क्वेश्चन मिक्स ना हो जाए, इस वजह से मैंने इनको 3 पार्ट्स या 4 पार्ट में रखने की सोची है। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि पत्नी किन आधारों पर पति से डाइवोर्स ले सकती है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। एक बात देखिए है कि हमारे YouTube चैनल पे लोग तो काफ़ी विजिट कर रहे हैं, व्यूज़ भी आ रहे हैं, लेकिन लोग सब्सक्राइब बहुत कम करते हैं। भाई, सब्सक्राइब करने का आपका कोई पैसा नहीं जाता है। सिर्फ अगर आप लॉ के स्टूडेंट हो और हमारे इस यूट्यूब पे एक बार आए हो तो आपको कुछ जानकारी ही मिली होगी, आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ होगा। तो आप भाई, जब हम आपके लिए इतना कर रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब तो कर सकते हो, लाइक तो कर सकते हो। लाइक भी नहीं करते हो भाई, लाइक करने का कोई पैसा तो लगता ही नहीं है। आप स्टूडेंट होने के बावजूद भी किसी एक दूसरे स्टूडेंट की हेल्प नहीं कर रहे हो। भाई, मैं भी तो स्टूडेंट ही हूँ, मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूँ। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। ये तो एक नॉर्मल चीज़ें हैं। इतने वीडियो स्टार्ट होती है, ये सभी काम मात्र 3 से 4 सेकंड के होते हैं, ठीक है। और आपकी अब मर्जी है, आप करो या ना करो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं किसी से ज़्यादा फोर्स नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हुए अपनी कॉपी पेन ले लो और एक नोटबुक ले लो जिसमें कोई इंपॉर्टेंट बातें हो तो उनको लिख लेना, ठीक है। इस पहले वाले प्रश्न को भी आप जरूर एक बार देख लेना। ये रहा। पत्नी को प्राप्त विवाह विच्छेद के अतिरिक्त आधार। पत्नी को प्राप्त विवाह विच्छेद के अतिरिक्त आधार। विवाह विधि संशोधन अधिनियम 1976 के पारित होने के बाद एक पत्नी को अपने पति से तलाक लेने के 4 अतिरिक्त आधार प्राप्त किए गए हैं, जो केवल पत्नी को ही प्राप्त हैं, पति को नहीं। ये अतिरिक्त आधार निम्नलिखित हैं। मतलब पहले कौन सा था हमारा अधिनियम? हिंदू विवाह अधिनियम 1955। यह हमारा पुराना अधिनियम था, लेकिन उसमें संशोधन किया गया। उसमें संशोधन हुआ और फिर एक नया अधिनियम बना हमारा हिंदू विवाह विधि संशोधन अधिनियम 1976। इस अधिनियम के बनने के पश्चात क्या हुआ कि जो पहले पति और पत्नी आपस में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर डाइवोर्स फाइल करते थे, डाइवोर्स लेते थे, कुछ ऐसे ग्राउंड लेके आते थे जिससे डाइवोर्स हो जाए। लेकिन अब कानून ने क्या करा कि ये कुछ इंपॉर्टेंट अधिकार थे जो सिर्फ पत्नियों को ही दे दिए गए कि अब पत्नी इन आधारों पर पति से डाइवोर्स ले लेगी अगर पति इस प्रकार की कोई प्रतिक्रिया करता है। जो 4 यहाँ पे रीजंस दिए हैं, जो 4 ग्राउंड्स दिए गए हैं, 4 आधार दिए गए हैं, उनके अगर लक्षण पाए जाते हैं या कार्य करता है उस प्रकार का, तो पत्नी जाकर याचिका दायर करके
उन आधार पर डाइवोर्स ले सकती है। तो वो आधार कौन कौन से हैं वो देखते हैं। पहले हम हाइलाइटर से इन हेडिंगों को हाईलाइट कर देते हैं। पत्नी को प्राप्त विवाह विच्छेद के अतिरिक्त आधार, पहले तो ये हमें हेडिंग ले लेनी है। और विवाह विधि संशोधन अधिनियम 1976 पारित होने के बाद, ये वाली हमें यहाँ तक अंडरलाइन कर लेनी है। अब हम चलते हैं अपनी हेडिंग्स पे। फर्स्ट हेडिंग्स को हम देखते हैं। पति द्वारा बहुविवाह। बहुविवाह का मतलब है अगर कोई व्यक्ति यानी पति अपनी पत्नी के होते हुए, पत्नी के जीवित होने के पश्चात अगर किसी दूसरी महिला से या किसी लड़की से विवाह या शादी करता है तो वहां पर पत्नी द्वारा कहा जाएगा कि पति ने बहुविवाह किया है और बहुविवाह के आधार पर मैं उससे डाइवोर्स ले सकती हूं। तो इसको एक बार पढ़ते हैं। पति द्वारा बहुविवाह। यदि पति ने अधिनियम के लागू होने से पहले पुनर्विवाह कर लिया था या विवाह से पहले पति द्वारा विवाह की गई कोई पत्नी विवाह के समय जीवित थी तो पहली पत्नी विवाह विच्छेद के लिए इस आधार पर याचिका पेश कर सकती है। तो यहाँ पर क्या कहा गया कि अगर अधिनियम के लागू होने से पहले पति ने कोई पहला विवाह कर लिया था या विवाह के होने से पहले अगर पति ने कोई दूसरा विवाह कर रखा था या कर लिया था तो उस आधार पर पत्नी डाइवोर्स फाइल कर सकती है, विवाह विच्छेद की डिग्री फाइल कर सकती है। यह आधार तभी लागू होता है जबकि दूसरी पत्नी याचिका दायर करने के समय जीवित हो। ये नहीं है कि मतलब पहली पत्नी से उसने शादी तो की लेकिन वो एक्सपायर हो गई। इस आधार पर यह आधार तभी लागू होता है जबकि दूसरी पत्नी याचिका दायर करने के समय जीवित हो। मतलब जब पति ने पहली शादी की उस समय उसने अपने नियम कायदा कानून से की। ये नहीं है कि उसने कोई तुक्केबाजी में शादी करी। यहाँ पर कानून यह भी कहता है कि अगर शादी हुई है तो पूर्ण वैध तरीके से होनी चाहिए। ये नहीं है कि कसम खा ली आपस में कि मैं तेरा पति और तू मेरी पत्नी, तो इस प्रकार पर वो शादी मान्य नहीं होगी। उसने संस्कार पूर्ण हिंदू रीति रिवाज से शादी की गई हो, ठीक है ना, तब वो पहली पत्नी हो। उसके पश्चात अगर वो दूसरी शादी करता है और वो पहली पत्नी जीवित है तब माना जाएगा कि जो पहला वाला जो विवाह है उसके आधार पर दूसरे वाली जो पत्नी है, विवाह वाली पत्नी, वो जाकर याचिका दायर कर सकती है और विवाह विच्छेद की डिग्री पारित करा सकती है और विवाह विच्छेद कर सकती है। स्मरणीय है कि जहां विवाह विच्छेद की याचिका इस आधार पर पेश की गई है कि पति ने दूसरा विवाह किया है, वहां इस बात के होते हुए भी कि पति ने दूसरे विवाह की पत्नी से विवाह विच्छेद कर लिया है, प्रथम पत्नी के विवाह विच्छेद की याचिका को निरस्त नहीं करती। यदि अधिनियम के पूर्व पति के दूसरा विवाह कर लेने पर प्रथम पत्नी के साथ समझौता करके रहने लगता है तो यह तथ्य उसी पत्नी के विवाह विच्छेद की याचिका पेश करने के आधार को समाप्त नहीं करती। मतलब यहाँ पर एक बात और कही गई है कि अगर पति दो शादी करता है और दोनों पत्नियों में आपस में कंप्रोमाइज हो जाता है कि चलो कोई नहीं, आप उस मेरे साथ रह सकती हो प्यार मोहब्बत से, लेकिन यहाँ पर ये नहीं है कि पति ने उसके अधिकार को छीन लिया है, दूसरी पत्नी पहली पत्नी के अधिकार को छीन लिया है, कि यहाँ पे इनमें से कोई सी भी पत्नी जो एक दूसरे पर याचिका ला सकती है कि पहली ये कहेगी कि जब मेरे से आपकी शादी हो गई है तो आपने दूसरी से शादी क्यों की है। दूसरी ये बोलेगी कि जब आपकी पहले से शादी हो रखी है तो आपने मेरे से शादी क्यों की है। तो इस पे ये नहीं है कि पत्नियों ने आपस में कॉम्प्रोमाइज किया है तो वो आपके पास आपके प्रति बात दायर नहीं कर सकती हैं या कोई याचिका नहीं लेकर आ सकती हैं, उनको फिर भी अधिकार रहता है, ठीक है। एक तो यह अधिकार बनता है कि बहुविवाह, अगर पति दो शादी करता है। दूसरा बनता है पति द्वारा बलात्कार, गुदा मैथुन या पशुगमन। यदि कोई पति या इसको देखते हैं,
इसमें दूसरा रीजन क्या बनता है, यदि कोई पति भारतीय दंड संहिता की धारा 375 में वर्णित बलात्कार या धारा 377 में वर्णित गुदा मैथुन या पशुगमन के अपराध का दोषी है तो पत्नी इस आधारों पर विवाह विच्छेद का अधिकार प्राप्त हो जाता है। पत्नी को यह सिद्ध करना आवश्यक नहीं है कि उसका पति उस अपराध में दंडित हुआ है, बल्कि पति के इस दुराचरण को सिद्ध करना मात्र काफी है। यदि कोई पति अपनी पत्नी की सहमति के बिना गुदा मैथुन करता है तो भी पत्नी विवाह विच्छेद की आज्ञप्ति प्राप्त करने की अधिकारिणी होती है। यहाँ पर एक बात और कही गई है, उसको समझते हैं। पहले तो अगर कोई पति है, अगर पति किसी भी प्रकार से कहीं बलात्कार करता पाया जाता है या बलात्कार का दोषी है, शादी के बाद पता चलता है कि मेरा पति तो बलात्कार का दोषी है और ये सजा काटे हुआ है, या इसने सजा नहीं काटी लेकिन ये बलात्कार का दोषी है, तो उस समय वहां पर क्या होगा कि उस पति को जो मतलब सजा काट के आया है या उस बलात्कार का दोषी है, उस पति के प्रति न्यायालय में याचिका दायर की जाएगी और विवाह विच्छेद हो जाएगा। सबसे नंबर 375 आईपीसी की धारा 375 हमारे बलात्कार को साबित करती है और 376 में दंड दिया जाता है। तो 75-76 का अगर कोई दोषी है तो पत्नी वहां से डाइवोर्स ले सकती है, ये ग्राउंड्स बनता है। दूसरा है कि अगर कोई पति किसी पशु के साथ गलत व्यवहार करता है या गलत कार्य करता है, व्यवहार का मतलब ये नहीं कि उसे मारता है, पीटता है, खाना नहीं देता है या उस पे लाठी बजाता है, ये नहीं। अगर कोई पति कोई जानवर है उसके संग अगर संभोग करता है, उसके संग रेप करता है या ऐसे वो कार्य करता है जो अपने पत्नी के संग संभोग के साथ किए जाने थे, वो जानवरों के साथ करता है, तो उस आधार पर अगर पत्नी को पता चलता है कि मेरा पति जानवरों के साथ संभोग करता है या उनके संग गलत कार्य करता है, तो उस आधार पर पत्नी अपने पति से डाइवोर्स ले सकती है। तीसरा आता है गुदा मैथुन। गुदा मैथुन क्या है कि जब हमारे कोई पत्नी होती है, अब पति अपनी पत्नी की बिना मर्जी के अगर गुदा मैथुन करता है, गुदा मैथुन का मतलब है संभोग, गुदा का मतलब है जहां से हमारा मलमूत्र निकलता है, अगर उस स्थान पर जहां से हमारा मल निकलता है, अगर उस स्थान पर अगर पत्नी के साथ संभोग करता है तो वहां पर पत्नी जो है अपने पति के खिलाफ डाइवोर्स की याचिका दायर कर सकती है और ये ग्राउंड जो है पक्के बनते हैं। और इसके लिए सिर्फ साबित करना जरूरी है कि बस यह कहना जरूरी है कि हाँ ये ऐसा करता है, उसे ये साबित करने के लिए ये नहीं है कि वो फोटो ला के दे या कोई वीडियो ला के दे, सिर्फ वो ये कह दे कि ये गुदा मैथुन करता है, वहाँ पे ये ही सर्वोपरि माना जाता है। इसके लिए जांच बैठाई जाएगी और उसमें थोड़ा सा उनसे कोई क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, बस उसी के आधार पर हो जाता है। आगे चलते हैं। तीसरा है भरण पोषण। भरण पोषण का आदेश। यह आधार 1976 के संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। इसके अनुसार जहां हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 18 के अंतर्गत या दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 के अधीन दावा किए जाने पर कोई डिग्री या आदेश पति के भरण पोषण देने के संबंध में इस बात के होते हुए भी पारित हो गया कि वह अलग रहती थी और ऐसी डिग्री या आदेश के पारित किए जाने के समय पक्षों में 1 वर्ष या उससे अधिक समय तक सहवास का पुनः आरंभ नहीं हुआ, पत्नी उस स्थिति में तलाक ले सकती है। यहाँ पर कहा गया है कि पहले जो हमारा हिंदू अधिनियम था 1955, उसके बाद एक संशोधन हुआ 1976 में और एक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा है 1973 में। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में एक धारा है सीआरपीसी की 125। ये जो भरण पोषण के लिए है, अगर पति पत्नी 1 वर्ष से अधिक दूर रहते हैं और उनमें कोई संभोग नहीं हुआ है, कोई पुनर्वास सहवास नहीं हुआ है,
आपस में मिले जुले नहीं है, कोई बात नहीं हुई है, एक दूसरे से दूर रहते हैं, तो यहाँ पर पत्नी जो है डाइवोर्स के लिए फाइल कर सकती है। और उसमें अगर पति अपनी पत्नी के लिए कोई भी किसी भी प्रकार से ना तो हेल्प करता है, खाने की, पीने की, रहने सहने की, यानी उसका भरण पोषण नहीं देता है, तो उस समय यहाँ पर पत्नी जो है डाइवोर्स के लिए फाइल कर सकती है। दोबारा से समझ लो, अगर कोई पति अपनी पत्नी से 1 वर्ष से दूर है, उसे खाना खर्चा नहीं दे रहा है, उससे बातें नहीं करता है, उससे संभोग नहीं कर रहा है और उससे दूर रहता है पिछले 1 वर्ष से, तो यहाँ पर पत्नी जो डाइवोर्स फाइल कर सकती है। और आपसे कह रहा हूं इन चीज़ों को आप अच्छे से लिख देना, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये वाली तो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अधिकतर जब डाइवोर्स होते हैं तो डाइवोर्स के साथ साथ लड़की, डाइवोर्स का जब केस पड़ता है तो डाइवोर्स के साथ साथ लड़की CRPC 124 का केस भी डालती है, और ये परिवार न्यायालय में चलता है, तो ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे विवाह का निराकरण, जहाँ पत्नी का विवाह 15 वर्ष की आयु के पूर्व हो गया हो, भले ही विवाह के बाद संभोग हुआ हो या नहीं हो, और उसने उस आयु को पूरा करने के बाद किंतु 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पूर्व विवाह को निराकृत कर दिया है, वहाँ पत्नी का इस आधार पर तलाक की डिग्री पाने का अधिकार हो जाता है। तो इस चीज़ को अभी अच्छे से समझाता हूँ मैं। होता क्या है कि पहले हमारे हिंदुओं में क्या होता था कि बच्चों के बचपन में ही शादी कर दी जाती थी, बाल विवाह कर दिया जाता था। 8 साल, 6 साल, 1 महीने की, 2 महीने की, 10 साल की लड़कियों की पहले शादी कर दी जाती थी, और उन्हें यह भी पता नहीं होता था वो शादी हो रही है या उनके संग कोई खेल हो रहा है, वो अपना बालक मन में रहते थे और उनकी शादी कर दी जाती थी। अब शादी के बाद उस लड़की अगर 15 वर्ष की है, और 15 वर्ष की लड़की की सपोज करो शादी करी और उनका संभोग नहीं हुआ है, कोई सेक्स नहीं हुआ है, और उसके बाद लड़की 18 वर्ष की हो जाती है। 18 वर्ष की होने के पश्चात, तो ये है हमारा 4th पॉइंट, विवाह का निराकरण। तो एक बार आपको फिर समझा देता हूँ। अगर किसी लड़की की बचपन में शादी कर दी जाती है, अगर 15 वर्ष से पहले अगर किसी लड़की की बचपन में शादी की गई और वो 18 वर्ष की हो जाती है, तो वह पहली शादी को मान्य नहीं रखती है, बशर्ते उनके बीच कोई संभोग नहीं हुआ हो। ठीक है, तो ये थे हमारे 4th पॉइंट, और 4th पॉइंटों के आधार पर कोई भी पत्नी अपने पति से डाइवोर्स ले सकती है, और ये हमारे ग्राउंड्स बनते हैं। पहला था पति द्वारा बहुविवाह, यानी कोई पति एक से ज़्यादा शादी करता है तो उसके आधार पर डाइवोर्स ले सकती है पत्नी। दूसरा था पति द्वारा बलात्कार, गुदा मैथुन या पशुगमन, इसके आधार पर पत्नी जो है पति से डाइवोर्स ले सकती है। तीसरा है भरण पोषण का आदेश, अगर कोई पति अपनी पत्नी का भरण पोषण नहीं देता है, या उसके संग संभोग नहीं रखता है, या उसके संग संबंध नहीं रखता है, और वो 1 वर्ष से दोनों एक दूसरे से अलग रह रहे हैं, तो उसके आधार पर पत्नी जो डाइवोर्स ले सकती है। 4th पॉइंट है हमारा विवाह का निराकरण, अगर बचपन में शादी कर दी गई है और लड़की बालिग होती है 18 वर्ष के बाद, और वो पहले पूर्व विवाह को नहीं मानती है, तो उसके आधार पर विवाह को विच्छेद कर दिया जाएगा, और डाइवोर्स की जो प्रक्रिया है इस ग्राउंड के आधार पर डाइवोर्स को फाइल करके उसे डाइवोर्स दे दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ यह क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप इस क्वेश्चन के फर्स्ट क्वेश्चन को और देख लीजिएगा, वो अभी नाइट में ही अपलोड किया था। इससे आपका जो एक लॉन्ग क्वेश्चन था वो मैंने 3 जगह डिवाइड कर दिया है, क्योंकि ये बहुत ही लेंथी हो जाता, तो इसलिए मैंने इसे 3 जगह पार्ट 1, 2 एंड 3 में डिवाइड किया है। आप इसे जाके देख लीजिएगा, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।